Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about IELTS listening. और जो क्वेश्चन टाइप हम अटेम्प्ट करेंगे वो है मैचिंग. तो हम मोस्टली इसमें 3-4 चीज़ों पे ध्यान देंगे. एक तो मैं आपको बताऊंगी द स्ट्रैटेजी दैट यू मस्ट यूज व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन टाइप, द डूज एंड डोंट्स एंड द वोकैबुलरी दैट इज यूज्ड. ये वोकैबुलरी मैं आपको बता दूंगी तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती है हमारे इन क्वेश्चंस के दौरान वो क्लियर हो जाएगी. और हाँ, और सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स के टाइप. 2 तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आते हैं हमारी आइल्स के सेक्शन में. तो अब देखिए, व्हाट डज एग्जाम्पल 1 है, व्हाट डज जैक टेल हिज ट्यूटर अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑप्शन. तो आपको ये क्वेश्चन है जहां पे नंबर्स लिखे हैं ना 21, 22, 23, 24, 25, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चंस हैं. इनका मतलब है कि ये क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22, 3, 4, 5, दिस इज इट. ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे. मोस्टली इंस्ट्रक्शंस जो भी लिखे होंगे उसके हिसाब से यू हैव टू आंसर, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्शंस यही होते हैं दैट यू हैव टू राइट द करेक्ट लेटर, दैट मीन्स ABC. तो अब क्वेश्चन देखिए हमारा कि जैक क्या बताता है ट्यूटर को ईच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज के बारे में. मतलब कोर्सेज कौन कौन से हैं? मीडिया स्टडीज, विमेन एंड पावर, कल्चर एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी एंड पॉपुलर कल्चर, इंट्रोडक्शन टू कल्चरल थ्योरी. तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इनके बारे में जैक अपने ट्यूटर को कुछ बताता है कि क्या बात कर रहा है वो. लाइक अगर मुझे ऐसा देख के लग रहा है, इससे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है. देखो, हमें क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शंस पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है रिकॉर्डिंग का कि क्या बात होने वाली है. तो आप इस चीज़ का फायदा उठाएंगे जो आपको शुरू में कुछ वक्त मिलता है रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले क्वेश्चंस पढ़ने का, उससे आप क्वेश्चंस को पढ़ के कॉन्टेक्स्ट का आइडिया ले लेंगे कि इसकी बात होने वाली है. तो देखो, अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है पर हमें इतना आइडिया हो गया कि जैक और उसका ट्यूटर, मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं किसी एजुकेशनल पर्पस के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे कोर्स गिवन है. तो ये रहे वो कोर्सेज कि इनके बारे में बात होएगी. और क्या बात करेगा जैक ट्यूटर से? या तो वो ही विल डेफिनेटली डू इट, ही मे और मे नॉट डू इट, ही वोंट डू इट. मतलब कि या तो वो मीडिया स्टडीज को करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, या सोचेगा. वुमेन एंड पावर को भी ही डेफिनेटली डू इट, मे और मे नॉट डू इट, ही वोंट डू इट. तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से किसी एक से मैच करना है आपने अपने क्वेश्चन को. फॉर एग्जांपल, जब मीडिया स्टडीज की बात हम करेंगे, जब आप जैसे ही मीडिया स्टडीज सुनोगे तो आपने पता लगाना है कि जैक क्या बोल रहा है. वो मीडिया स्टडीज को ऑप्ट करेगा, नहीं करेगा, या फिर सोचेगा. ठीक है, हम डिटेल में और जाएंगे इसके. अभी सिर्फ एग्जाम्पल के टाइप्स बता रही हूँ किस किस तरीके से आ जाते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, एग्जाम्पल 2 इस तरह के भी आ जाते हैं. ये जैसे ये विच होटल मैचेस ईच डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स ये आपको ऑप्शंस के तरह ABC दे दिए हैं, द ब्रिज होटल, कार्ल्टन होटल एंड द इम्पेरियल होटल. एंड देन आपको क्वेश्चन पूछा है दैट इन अ रूरल एरिया है या फिर ओपन रिसेंटली. दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन कौन सा है? मैंने आपको बताया था जिन पे नंबर 1, 2 लिखा है वो क्वेश्चन है. दैट मीन्स इन अ रूरल एरिया इज क्वेश्चन 1, ओपन रिसेंटली इज क्वेश्चन 2. तो अब इन्होंने इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? इन्होंने आपसे पूछा है इन अ रूरल एरिया. दैट मीन्स कि कौन सा मैच कर रहा है. ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है. रूरल एरिया इज अ डिस्क्रिप्शन, ओपन रिसेंटली इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट ए होटल, बट विच होटल दैट यू हैव टू फिगर इट आउट, राइट. तो वो आप सुनोगे. तो दीज आर योर कीवर्ड्स. अगेन मैं भी आपको कीवर्ड्स समझाऊंगी पर्टिकुलरली, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी में आता है. कीवर्ड्स ही हमें सबसे पहले उठाने होते हैं. तो कुल मिला के आपने यहाँ रूरल एरिया में, अब इन तीनों में से कौन सा होटल होगा? रूरल एरिया में कौन सा होगा? ब्रिज होटल होगा, कार्टन होगा, या इम्पेरियल होगा? इनमें से जो भी होगा यू हैव टू राइट दी लेटर्स. मोस्ट यहाँ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हैं मैंने. आप कहीं भी देखोगे, अगर जहां से भी आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पेपर से अगर आप देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे मैचिंग के क्वेश्चन टाइप का, तो वहां आपको पता चल जाएगा इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने आपसे बोला होता है कि जो करेक्ट लेटर है ना, लेटर लिखना है आपको ABC. ये पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड नहीं लिखने हैं आपको, राइट. तो रूरल एरिया में इन तीनों में से लेट्स से कार्टल होटल है, सो यू विल राइट B, you will match it with B,
राइट। एंड जैसे ओपन रिसेंटली है, अब रिसेंटली लेट्स से ब्रिज होटल खुला होगा, आपको रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा। सो यू विल मैच इट विद ए, सो यू व्हाट यू विल राइट, टू के आगे आप लिख दोगे ए। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, यू डू नॉट राइट फुल ऑन सेंटेंसेस कि ही विल डेफिनेटली डू इट, ये ऑल ये नहीं लिखते हैं। ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हमेशा इन्होंने वैसे बोला होता है दैट यू हैव टू राइट द लेटर्स, आपने पूरे वर्ड नहीं लिखने होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट, वो होगी हमारी स्ट्रैटेजी। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी कह लो, स्टेप्स कह लो। तो पहला कैसे शुरू होता है, सी आपको टाइम दिया जाता है लिसनिंग में क्वेश्चंस और ऑप्शंस रीड करने का, 1 मिनट मिलता है आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले। तो प्लीज़ diligently use that time because that is very important, because उस टाइम में क्या होता है आपको इंस्ट्रक्शंस पता चलते हैं, और अगर आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे, क्वेश्चंस के साथ साथ आप ऑप्शंस भी रीड कर लोगे, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात होने वाली है, और एक तरीके से आप प्रिपेयर हो जाते हो। ऐसा आपको लगता होगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, जब रिकॉर्डिंग समझ में ही आएगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जब प्रिपेयर हो जाएगा आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छे से उसमें लगा पाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो जो क्वेश्चंस गिवन है ना, उसमें कीवर्ड्स मार्क कर लो क्वेश्चन में से। जैसे अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो जैक है उसने अपने ट्यूटर को क्या बोला होगा, ठीक है। तो कुछ थे, व्हाट जैक टोल्ड हिज ट्यूटर अबाउट द कोर्स। तो फिर कौन कौन से क्वेश्चन थे, लेट्स से एक था आपका मीडिया स्टडीज, और लेट्स से एक था विमेन इन पावर। तो अब आप कीवर्ड्स पकड़ लेंगे क्वेश्चन में से, एक कीवर्ड तो आपका जैक हो गया, एक ट्यूटर हो गया। अब ऑफ कोर्स ये तो देख के ही पता लग रहा है कि जैक और ट्यूटर ही बात कर रहे होंगे आपस में। कभी कभी 2 से 3 लोग बात करते हैं, कभी कभी 4 लोग भी बात करते हैं, लेकिन इसमें 2 ही लोग बात कर रहे हैं जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अगर हम ये रिकॉर्डिंग में अगर ज़्यादा लोग भी होते तो भी अगर आप जैक और ट्यूटर को कीवर्ड लेते, तो जब जैक एंड ट्यूटर बोल रहे होते जब आप ज़्यादा ध्यान लगाते, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही उस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन जिस पे बेस्ड होता है वो हमें कीवर्ड से पता चल जाता है। आप इन कीवर्ड्स के थ्रू पहचान सकते हो। फिर दूसरा कीवर्ड क्या है, मीडिया स्टडीज़, कि जब मीडिया स्टडीज़ की बात आए तो आपने इस पे ध्यान देना है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था उसमें उन्होंने होटल के बारे में पूछा था, तो एक कीवर्ड तो हमारा होटल ही था। और क्वेश्चन से उठाएंगे हम, तो पहला था हमारा रूरल एरिया, और दूसरा हमारा ऑप्शन अगर आपको याद होगा तो था रिसेंटली ओपनड। अब जरूरी नहीं है, अब लेट्स से होटल वाला अगर हम एग्जांपल लें कि आपने 3 कीवर्ड ले लिए, एक तो होटल, एक रूरल खुद में ही एक एग्जांपल है, रिसेंटली ओपनड भी अपने आप में ही एक कीवर्ड है। तो ये आपने कीवर्ड मार्क कर लिए, इसका मतलब ये है कि जब आप ये कीवर्ड आपको सुनाई देंगे तो आपका मतलब है आपने ज्यादा कंसंट्रेशन उस पर लगाना है, बिकॉज अब क्वेश्चन वहीं आ चुका है। लाइक उसका यही मतलब होता है कि अब क्वेश्चन यहाँ पे है, क्योंकि कीवर्ड्स भी यहाँ पे हैं, तो आंसर भी अब यहीं कहीं आने वाला होगा, तो आप वहाँ पे और ज्यादा कंसंट्रेशन लगाएंगे, जो रिकॉर्डिंग का वो पार्ट चल रहा होगा। कीवर्ड्स या कीवर्ड से रिलेटेड सिनोनिम जब रिकॉर्डिंग में सुनाई देने लगते हैं, तो वो एक हिंट होता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आने ही वाला है या आसपास है। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम, कि जो कीवर्ड्स आपके यूज होते हैं वो जरूरी नहीं है कि एज इट इज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर रूरल एरिया लिखा है तो वो एज इट इज रूरल एरिया नहीं बोलेंगे, वो रूरल एरिया की जगह विलेज बोल सकते हैं। समझ रहे हो, रिसेंटली ओपनड है तो रिसेंटली की जगह वो दूसरा कोई सिनोनिम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, लेटली, ठीक है। तो ऐसा ये एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ वर्ड्स हों, सिनोनिम्स यूज़ हो सकते हैं। एज इट इज़ वो नहीं बोलेंगे, और ऐसा होता ही नहीं है कि वो एज इट इज़ यूज़ करें, या तो वो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं या फिर वो पैराफ्रेजिंग यूज़ करते हैं। सो अगर आपके पास जितना भी उस वक्त टाइम हो, कीवर्ड्स देख लेंगे आप, तो उस कीवर्ड्स के जितने पॉसिबल सिनोनिम्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे उनको थोड़ा मेमोराइज कर लेना, सो दैट जब रिकॉर्डिंग चलेगी और आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे
तो you will have to concentrate a lot when the keywords or related synonyms are used. जैसे ही related synonyms या keywords आपको सुनाई देने लग जाएंगे recording में, तो आपको पता चल जाएगा मेरा आंसर आ गया है. अब अगर आपको let's say ruler का, यहाँ रूलर लिखा है, आपने कीवर्ड्स पकड़ लिया है रूलर, आप रूलर ही ढूंढने जा रहे हो रिकॉर्डिंग में जब आपको सुनाई आ रहा है, तो आप रूलर को ही सोच रहे हो कि जब रूलर सुनाई आएगा तब आंसर आएगा. बट लेट्स से कि रूलर की जगह उन्होंने विलेज बोल दिया, तो और आपको लेट्स से कि पता नहीं है कि रूरल और विलेज आपस में सिनोनिम्स हैं, तो आप तो आंसर मिस कर जाएंगे. दैट्स वाई हमारी वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा वास्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जितने अच्छे नए वर्ड्स आप लर्न कर सकें, कोई हाई फाई वर्ड्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, जितने सिंपल वर्ड्स होते हैं उनके नए नए सिनोनिम्स जितने आप याद कर सके वो करिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सिनोनिम्स में ही आंसर छुपा होता है. एक होते हैं हमारे डिस्ट्रैक्टर्स. नाउ वी हैव टू वॉच आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स. ये लिसनिंग में ही होते हैं. डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमने यूज कर दिया बट, ओह नो, सॉरी, आई फॉरगॉट. तो ये क्या होता है? डिस्ट्रैक्टर पे मैं एक छोटी सी अलग वीडियो बना दूंगी, अभी तो नहीं बनाई है, पर मैं चलो आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ. तो डिस्ट्रैक्टर क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्टर एज द नेम सजेस्ट, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, आपका ध्यान भटकाने के लिए होते हैं. ठीक है, कि वो कह कुछ रहे हैं और आप भी वही सुन रहे हो, एंड एकदम से डिस्ट्रैक्टर्स के थ्रू वो अपना पूरा का पूरा आंसर ही चेंज कर देते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. डिस्ट्रैक्टर का एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है लेट्स से कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी रिकॉर्डिंग में उसने बोला है जैक ने, आई रियली लाइक द मीडिया स्टडीज. अब जब आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये मीडिया स्टडीज वाला है ना, तो वहां पे उसने लिखा है कि ही डेफिनेटली डू इट. तो यहाँ से तो लग रहा है रियली लाइक द मीडिया स्टडीज मतलब ही डेफिनेटली डू इट, तो आप ए कर दोगे. बट देन सी, वहां पे क्वेश्चन को मत छोड़ देना. कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही गलती करते हैं, जब उन्हें लगता है कि आंसर मिल गया वो बिल्कुल फ्री होके बैठ जाते हैं कि अब जब दूसरे क्वेश्चन का कीवर्ड आएगा तब ध्यान देंगे. ऐसा नहीं है, कभी भी लिसनिंग में आपकी कंसंट्रेशन भंग ही नहीं होनी चाहिए. हर जगह आंसर आ सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे है आई रियली लाइक द मीडिया स्टडीज. अब आपको ये सुन के लगेगा कि ये पक्का करेगा इसको, तो आप ए लिख दोगे. बट सी, यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर है बट आई डोंट लाइक द टीचर सो आई वोंट गो फॉर इट. तो एकदम डिस्ट्रैक्टर आ गया एंड देन ये कैंसिल होके कौन सा हो गया? ये ऑप्शन सी हो गया एक्चुअली. एंड ये एग्जांपल मैंने इसलिए उठाया है बिकॉज ये क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट्स को दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ए ही लिखा है, दैट ही विल डेफिनेटली डू इट बिकॉज दे मिस्ड द डिस्ट्रैक्टर. जब तक डिस्ट्रैक्टर आया उनका खुद का ही जो है ध्यान भटक चुका था, उन्हें लगता था कि ये हमारा आ गया आंसर. तो ये ऐसे नहीं करना है आपने. ठीक है, ऑलवेज वॉच आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स. नाउ यस, ट्राई मेकिंग चार्ट फॉर स्पीकर. अब ये एक टिप है, होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है करना. ठीक है, तो फिर भी एक टिप होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. अगर आप कर सकेंगे तो करिएगा ज़रूर. चार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे दो लोग बोल रहे हैं, एक तो हमारा जैक बोल रहा है, एक हमारा ट्यूटर बोल रहा है. तो जैक जो जो बातें कर रहा है आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, वन वर्ड लिख सकते हैं आप. लाइक आपने लिख दिया लाइक मीडिया स्टडीज. ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा. अब जैसे उसने बोला बट आई डोंट लाइक टीचर, तो आप लिखोगे टीचर नो. तो मतलब ये एक आइडिया लेने के लिए, नोट्स के लिए होता है कि अगर इन केस हमारा को समझ नहीं भी आया कि उसने हैंड टू हैंड क्या बोला, तो नोट्स के थ्रू, लाइक जब ये वाला ऑप्शन हमारा आता है इफ मिस द आंसर देन गेस एंड मूव ऑन, तो ये गेस करने में हेल्प करता है. लेकिन मैं समझती हूँ कि इतना टाइम नहीं होता है लिसनिंग के वक्त स्टूडेंट्स के पास. एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है उस वक्त और टाइम भी कम होता है. अब हम लिसनिंग में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ऑप्शंस देखेंगे या नोट्स बनाएंगे, तो ये तो ऑफकोर्स रहता ही है. बट इट इज़ रिकमेंडेड, अगर आप चार्ट बना सकते हैं तो प्लीज़ दोनों का बनाइए. जैक ने क्या बोला है, ट्यूटर ने क्या बोला है, वन वन वर्ड लिख लीजिए, ताकि इन केस गॉड फॉरबिड अगर आपका आंसर मिस हो गया तो आप इन नोट्स के थ्रू आप प्रिटेंड कह रही हो, प्रिडिक्ट कर सको एंड लिख सको. बिकॉज यू शुड नेवर लीव एनी आंसर, एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड. ठीक है, कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ के आनी है. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगर आंसर मिस भी हो गया है आपका, तब भी जो थोड़ा बहुत एक दिमाग में रहता है कि नहीं यार ये बोला होगा, गेस वर्क के थ्रू भी आंसर सही हो सकता है. अगर कुछ नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर कुछ लिखोगे तो हो सकता है कि वो
अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो सही हो जाए और पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो वॉच आउट द डिस्ट्रैक्टर के बाद यही है, ट्राई मेकिंग चार्ज फॉर स्पीकर एंड देन अगर ये नहीं भी करते हो तो इसको स्किप करके ये सारे आपने अप्लाई करके यू हैव टू मैच विद मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। हमेशा आपके ऑप्शंस ज़्यादा दिए हुए होंगे, ऑप्शंस आर ऑलवेज मोर, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट यू हैव टू सी कि मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, देन यू हैव टू मैच इट विद दैट। एंड नाउ इफ ये तो मैंने बता ही दिया, इफ यू हैव मिस द आंसर देन अगर नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नोट्स के थ्रू अपने आंसर को प्रिडिक्ट करो। इन केस नोट्स नहीं बना रखे हैं देन ऑल्सो इट्स ओके, just predict, guess and just move on, never leave any question unanswered। वोकैबलरी जो यूज्ड होती है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिंपल वर्ड्स जो आपके कीवर्ड्स आपने लिखे हैं वो ही सेम टू सेम बोल देंगे। जैसे मैंने बताया था कि वो रूरल की जगह विलेज बोल सकते हैं, विलेज एरिया, या फिर मैंने बताया था कि रिसेंटली ओपनड की जगह लेटली का यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। तो अब एक और चीज भी होती है, वो तो हमारे हो गए क्वेश्चंस, लेकिन जो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं उनमें भी वो ये वोकैबुलरी यूज करेंगे। जैसे आपको ऑप्शंस दिया हुआ था, ए वाला था आई डेफिनेटली डू इट, तो ऐसा रेयरली होगा कि वो सिंपली ये बोलेगा दैट आई डेफिनेटली डू इट, ऐसा नहीं बोलेगा वो ये वोकैबुलरी यूज कर सकता है, आई थिंक आई विल गो फॉर दैट वन। तो आई विल गो फॉर दैट वन का मतलब क्या हुआ कि हाँ मैं ये करूंगा। नाउ आई मे और मे नॉट डू इट, मे और मे नॉट डू इट का मतलब है वो कंफ्यूज्ड है, तो जरूरी नहीं है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको अपनी कंफ्यूजन शो करेगा। वो ऐसा कुछ बोल सकता है, आई एम नॉट श्योर, और ही कैन से लेट मी थिंक अबाउट इट। तो जो हम ऑफ कोर्स अपनी नेटिव भाषा में ऐसी बातें जब भी बोलते हैं जब हम श्योर नहीं होते, तो हम जब हम कन्फ्लिक्ट में होते हैं तो हम ये वाले ऑप्शंस की जगह ये वाली वोकैबुलरी भी वो यूज कर सकते हैं। और सी हमारा था आई वोंट डू इट, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिंपली आपको बोल देगा कि मैं ये नहीं करूंगा, उसकी जगह वो आपको बोल सकता है आई विल गिव इट अ मिस। गिव इट अ मिस का मतलब मैं उसको मिस कर दूंगा, मैं उसको नहीं ऑप्ट करूंगा। या फिर वो बोल सकता है दैट इज नॉट अ रेलेवेंट ऑप्शन और इट डजंट गो विद माई टेस्ट। अगर ये कुछ भी इनमें से ऐसा बोला है इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा। तो येस आई डेफिनेटली डू इट, नो आई नॉट डू इट, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाली वोकैबुलरी पक्की बात है अगर उसकी तब, ये वाली वोकैबुलरी अगर पक्की बात नहीं है तो जब, एंड बीच वाली वोकैबुलरी आपकी जब ही इज नॉट श्योर। हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। हमेशा इनको याद रखना। डूज में है यूटिलाइज, ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम। यूटिलाइज योर टाइम मतलब किस सेंस में मैं ये बोल रही हूँ कि आप टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपना, कि जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो जो 1-2 मिनट शुरू में मिलते हैं या जो बाद में भी मिलते हैं अपने आंसर्स चेक करने के लिए, वो उसको नहीं यूज करते हैं। सो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम। जो आपको शुरू में रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग से पहले टाइम मिला हुआ है उसमें रीड योर क्वेश्चंस, रीड योर ऑप्शंस, रीड योर इंस्ट्रक्शंस। ऑलवेज मार्क कीवर्ड्स बिकॉज कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आंसर ढूंढ पाओगे। कंसंट्रेट अ लॉट क्योंकि कहीं भी आंसर आ सकता है। और वैसे तो ऐसा होता है कि मैचिंग में यूजुअली आंसर्स ऑर्डर में आते हैं, बट स्टिल आपने हमेशा कंसंट्रेशन लगानी है बिकॉज ऑर्डर में तो आते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होते हैं। सो अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो डिस्ट्रैक्टर्स मिस हो जाएंगे और आपका आंसर गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। इफ पॉसिबल मेक चार्ट्स और नोट्स फॉर ईच स्पीकर। इतना टाइम तो नहीं होता है लेकिन इफ पॉसिबल, सारा मत बनाओ लेकिन एटलीस्ट जितना कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि जैक बात कर रहा है और ट्यूटर बात कर रहा है। रफ वर्क साइड में करके जैसे ही आपको जैक की आवाज सुनाई देगी, जो कुछ समझ में आ रहा है एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड लिख दो। ट्यूटर का समझ में आ रहा है एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड। इतना इतना आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इस तरह ही अपनी प्रैक्टिस करोगे ना एग्जाम की, तो एग्जाम वाले दिन ये कर पाओगे। प्रैक्टिस ही ऐसे करो कि एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद, और हाँ, जो बाद में टाइम मिलता है आपको आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाने का, वो आपके एक आंसर्स भी चेक करने को बोलते हैं बाद में, एंड व्हेन यू हैव टू ट्रांसफर योर आंसर टू योर आंसर शीट, उसका ही बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक वर्ड देख के लिखना है। कभी कभी जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स बेचारे क्या करते हैं, बहुत गलत होता है उनके साथ, ऊपर नीचे लिख देते हैं आंसर्स, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर शीट में कॉपी करने होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है, ध्यान
से आराम से करना है, ओके, कभी गलत ना हो जाए। एंड नाउ दीज आर दी डोंट्स। डोंट्स में आपने क्या करना है, यू डू नॉट हैव टू लूज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लूज करने का तो चांस ही नहीं है लिसनिंग में, क्योंकि कहीं भी आंसर आ सकता है डिस्ट्रैक्टर से आगे पैसे पीछे, ठीक है। और है आपका डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। ऐसा अक्सर होता है कि हमें जब एक क्वेश्चन नहीं मिलता तो अब हम दो बातें सोच रहे होते हैं कि या तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, या फिर हम अब इस गम में होते हैं कि अब तो ये आंसर मिस हो गया, शिट अब क्या करें। तो वो नहीं करना है। इट्स डिफिकल्ट यस, बट मूव ऑन। Okay, moving on is a strategy for life and for IELTS listening as well. Okay, so आपको इस क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, यू जस्ट प्रेडिक्ट, मूव ऑन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाओ, क्योंकि अगर इसकी दुख में बैठे रहोगे तो दूसरा भी मिस होने के चांस बढ़ जाएंगे। एंड डू नॉट इमीडिएटली आंसर। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आंसर ही मत लिखो, जैसे ही आपको कुछ भी समझ में आ रहा है एकदम लिख लो, लेकिन इमीडिएटली आंसर का मतलब ये है कि इसको लॉक मत कर दो कि बस यही आंसर है और अब बैठ गए पीछे होके कि अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब लिखेंगे, नहीं। डू नॉट लूज योर कंसंट्रेशन, राइट योर आंसर बट डोंट लॉक इट कि यही आंसर है, बिकॉज डिस्ट्रैक्टर हट के आंसर दूसरा भी हो सकता है। एंड नेवर एवर लीव एनीथिंग ब्लैंक। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो प्रिडिक्ट, गेस एंड मूव ऑन इन केस अगर आपका आंसर रह गया है तो। जाते एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है, लेट्स से कि ये ट्रांसक्रिप्ट में है, ये ट्रांसक्रिप्ट का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मतलब जो रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलेगी है उसका रिटन वर्जन है, ठीक है। तो लेट्स से जैसे ट्यूटर बोला मीडिया स्टडी इज अ गुड ऑप्शन, इट विल कवर क्वाइट अ लॉट ऑफ द एरिया यू डिड इन द लास्ट एग्जाम, it includes communication module as well. Then Jack says, well, yes, that is very interesting and surely a good option, but I've decided that I would rather do something new and not this. तो अगर क्वेश्चन नंबर 21 जो था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मीडिया स्टडीज था, मीडिया स्टडीज था, और इसमें क्या था हमारा, हमें तीन ऑप्शन दे रखे थे, ए बी और सी, डेफिनेटली डू, मे और मे नॉट डू, वोंट डू। तो हमें लेटर्स लिखने होते हैं, राइट। तो अब आप कौन सा लेटर लिखते हैं, अगर आप धोखे से ट्यूटर को जैक समझ लोगे तो आप क्या लिखोगे, कुछ स्टूडेंट्स ने किया है क्योंकि ऐसा जो मैंने क्वेश्चन दिया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो वो ए लिख देते हैं इसके आगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि डेफिनेटली करेगा ये, बट वो ये भूल जाते हैं कि ये ट्यूटर बोल रहा है एंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज जैक टोल्ड हिज ट्यूटर। तो जैक है मेन कीवर्ड, कौन बता रहा है, जैक इज द सब्जेक्ट हेयर। तो हम मेनली जैक को सुनेंगे कि जैक क्या कह रहा है, तो इस ये मैटर नहीं कर रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम नहीं सुनेंगे इतनी ध्यान, मतलब ऑफ कोर्स सुनेंगे, लेकिन इसको एज एन आंसर नहीं लेना है हमने, क्योंकि मेन कीवर्ड इज जैक, जो जैक बोल रहा है हमें वो इनको बताना है, ठीक है। उसके बाद है, अब जैक की हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, वो है वेल यस दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड श्योरली अ गुड ऑप्शन बट आई हैव डिसाइडेड दैट आई वुड रेदर डू समथिंग न्यू एंड नॉट दिस। तो अगर आप शुरू का सुनोगे वेल यस दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड श्योरली अ गुड ऑप्शन, अब कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोल करा है, इतना सा सुन के वो ए लिख देते हैं कि हाँ जैक विल डेफिनेटली डू इट, तो ए, बट दे मिस आउट द डिस्ट्रैक्टर, दिस इज द डिस्ट्रैक्टर नाउ। सो दिस इज द डिस्ट्रैक्टर, उसने उसको अच्छा अच्छा तो बोल दिया पर उसने ये भी बोला है कि बट आई हैव डिसाइडेड दैट आई वुड रेदर डू समथिंग न्यू एंड नॉट दिस। तो इसलिए ध्यान से सुनना है, उसने मना कर दिया है कि मैं ये नहीं करूंगा, आई रेदर डू समथिंग न्यू, मतलब मैं करूंगा ही नहीं, इसके अलावा कुछ और करूंगा। तो जहां हमें आंसर ए लग रहा था, ए आंसर नहीं है, मे और मे नॉट भी नहीं है, द आंसर इज सी। तो ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जो मैंने आपको बताई है, और जो भी रिकमेंडेड टिप्स हैं या जो भी डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताए हैं, जब आप उनको फॉलो करेंगे तो काफ़ी चांसेस होंगे कि आपके एरर्स कम होंगे एंड आपके मार्क्स इस वाले क्वेश्चन टाइप में अच्छे आएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, बट विद दीज स्ट्रैटेजीज आप इसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपके लिए ये थोड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आप कोशिश करके देखिएगा जो भी कुछ बताया उनके थ्रू ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम हैंडल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसके थ्रू भी मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं। आई प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग फॉर IELTS, so if you are interested please DM, I shall be more than happy to help you. Till then keep practicing, all the very best, bye bye.